नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप? सारे लोग हैं। लग तो रहा है इस ठंड के मौसम में आप सारे रजाई के नीचे अच्छे से सेट हो गए हो, है ना? और सोने की तैयारी कर चुके हो। तो चलो बच्चों, आंखें बंद करो। और अब हम एक रूपकथा की कहानी सुनते सुनते अपने रूपकथाओं के देशों में जाने की तैयारी कर लेंगे, है ना? और फिर वहाँ पर हम क्या क्या काम करेंगे, कितने एडवेंचर्स में निकलेंगे, वो तो सिर्फ हम ही जानते हैं। तो आज की जो कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ वो जिस किताब से मैं पढ़ने जा रही हूँ बच्चों, उस कहानी का मतलब उस किताब का नाम है भिनदेशी रूपकथा, यानी बाहर के देशों की रूपकथा। ये जो किताब है, ये बांग्ला में एक अनुवाद साहित्य है और ये ग्रिम्स फेरी टेल्स इसकी अनुवाद है। और इस किताब की जो संकलन किए हैं उनका नाम है श्री धीरेन्द्र लाल धौर। और इस किताब की जो प्रकाशना किए हैं वो है किशोर भारती कि, या हम ऐसे अगर इसको प्रोनाउंस करें, किशोर भारती। और इस किताब की जो ये किताब ना 1956 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। इस किताब की जो भी तस्वीरें हैं वो बनाए हैं श्री हरेंद्र चक्रवर्ती, श्री बड़ोदा प्रसन्न दास और श्री अशोक धर। तो अच्छा, चलो। ये जो ग्रिम्स फेरी टेल, ये दो ग्रिम्स ब्रदर मतलब दो ग्रिम्स भाइयों की संकलन से, मतलब वो लोग ये कहानियों को एक जगह जमा के पब्लिश किए थे। पहला पब्लिकेशन हुआ था 1812 में, 20 दिसंबर को। और फिर मतलब तब उसमें कुछ ही कहानी थे, मतलब लगभग लगभग, अगर मैं गलत ना हूँ तो तब शायद सिर्फ अ, 80 या उसके आसपास कहानी थी। फिर जब 56 में 1800 के ही 56 में जब फिर से उसका 7th एडिशन जब निकला, हाँ मतलब तब 86 कहानी थी, ये देखो। तो ये दोनों भाई 5 सालों से ये सारे कहानियों को जोड़े थे। फिर जब वो लोग इसको मतलब साथ धीरे 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 जब ये बढ़ता गया, मतलब तो इसकी जो कहानी है वो 210 तक पहुंच गया। अच्छा, ये जो दोनों भाई हैं, चलो इन दोनों भाई का नाम तो एटलीस्ट जान लें। इन दोनों भाइयों का नाम है जैकब लुडविग कार्ल ग्रिम और विल्हेल्म कार्ल ग्रिम। तो चलो, इन दोनों भाइयों ने खूब सारे कहानियाँ संकलन किए थे एक जगह, ताकि हमें पता चले और हम उनसे सीख ले पाए। तो ये जो अनुवाद साहित्य है इसमें भी देखो खूब सारे कहानियाँ हैं, मैं तो गिनने नहीं बैठ रही हूँ अभी। तो हम आज इसका जो पहली कहानी है वही पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है नाकेश्वरी। तो चलो शुरू करते हैं। नाकेश्वरी, नाकेश्वरी यानी कि नाकेश्वरी नाक की ईश्वरी। मतलब नाक का क्या ईश्वरी है? लड़कियों का नाक है तो वो लड़की उस नाक की ईश्वरी है, और लड़का है तो वो ईश्वर है उस नाक का, या मतलब उसका अधिपति है। या ऐसा है क्या, बहुत बड़ा नाक या छोटा नाक या बहुत लंबा नाक, क्या होने वाला है? चलो देखते हैं इस कहानी में, जिस कहानी की शीर्षक है नाकेश्वरी। 3 सैनिक विदेश से लौट रहे थे। अब वन जंगल खेत खलियान सारे पार होकर ये 3 सैनिक दोस्त
एक ही साथ घर वापस आ रहे थे। एक दिन एक ऐसे ही जंगल के किनारे शाम हो आया, तो तीनों दोस्त उसी जगह पे रात बिताने के लिए सोच लिए। तो वो लोग सोचे कि ठीक है, चलो एक काम करते हैं, तीनों एक साथ नहीं सोते हैं, पहले तो आग जला लेंगे और उसके चारों तरफ मतलब उसके आसपास हम लोग रहेंगे। 2 जना जब सोएगा तो 1 जना तब पहरे के लिए रह जाएगा। ठीक है भैया, जैसा सोचना वैसे ही करना। तो एक दोस्त, तो चलो यहाँ से हम बोलना शुरू करते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। तो पहला जो दोस्त है या पहला जो सैनिक है वो बैठकर पहरे दे रहा था और तब बाकी 2 लोग सो रहे थे। तो इसी बीच कहीं से एक छोटा सा सा उसको क्या कहोगे आप लोग, बामोन। बामोन मतलब जो नाटा व्यक्ति होता है ना, एकदम जिनका हाइट, जिसका उच्चता बहुत ही कम होता है, उनको आप हिंदी में क्या बोलते हो मुझे ठीक से नहीं पता। वैसे हम कहते हैं बामन, जैसे नारायण जी का बामन अवतार था, ठीक वैसे ही। तो बामन, एक छोटा सा इंसान आया जो लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ था, इत्तू सा आदमी। तो वो पूछा, कौन हो तुम? तो सैनिक बोला, पहला सैनिक बोला, हम तीनों दोस्त हैं, यहाँ पर रात बिता रहे हैं, तुम बैठो ना आग के पास, हाँ, तो हम थोड़ा सा गपशप भी मार ले। तो वो बामन आग के पास बैठा थोड़ी देर और फिर बोला, तुम तो बहुत अच्छा इंसान प्रतीत होते हो, तो मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा। ये देखो, ये चादर है, ये चादर को तुम रखो अपने पास। इसको जब भी आप ओढ़ोगे ना, और फिर तुम जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। तो बामन तो वो चादर उसको गिफ्ट करके, मतलब उसको देकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब पहले सैनिक का जो बारी समाप्त हुई, तो वो द्वितीय जो सैनिक दोस्त है उसको जगाकर वो खुद सो गया। द्वितीय सैनिक भी बैठकर पहरा देने लग गया। इसी बीच कहाँ से एक छोटा सा बामन वहाँ पर उपस्थित हुआ। वो भी, अच्छा, ये बामन भी लाल कपड़ा पहनकर आया था, इत्तू सा व्यक्ति। तो वो पूछा, तुम कौन हो? तो द्वितीय जो सैनिक दोस्त है वो बोले, हम तीनों दोस्त हैं, हम यहाँ पर रात बिता रहे हैं, तुम बैठो ना आग के पास, थोड़ा गपशप कर लेंगे, है ना। तो बामन बोला आग के पास बैठकर, तुम तो अच्छे इंसान प्रतीत होते हो, मालूम होता है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ दूँ। ये जो थैला है ना, इसको रखो। तुम जब भी थैले के अंदर हाथ डालोगे तो तुम्हें उससे पैसा मिलेगा। और ध्यान में रखना, इस थैले में कभी भी धन का कमी नहीं होता है, तुम जितना चाहो तुम्हें उतना मिलेगा। तो वो थैला लेकर, मतलब वो थैला को तो वामन ने द्वितीय जो सैनिक है उसको गिफ्ट करके चला गया। अब थोड़ी देर बाद जब द्वितीय सैनिक का जो समय था वो खत्म हुआ, तो वो सो गया और वो तृतीय सैनिक को जगा दिए। तो तृतीय सैनिक भी बैठकर पहरे देने लग गया भैया। हाँ, और उसको भी मतलब लगा कि हाँ भैया अभी देना है, तो वो चारों तरफ देखने लगे। अभी थोड़ी देर में ही एक बामन फिर से उपस्थित हुआ। अब देखो, ये ध्यान में रखना है कि तीनों दोस्तों को नहीं पता था कि वो एक ही वामन है या दो अलग अलग व्यक्ति है। तो तृतीय जो सैनिक है उसको भी एक बामन दिखा और वो लाल कपड़ा पहना हुआ था। वो वामन आकर पूछा, तुम कौन हो? तो तृतीय सैनिक बोले, हम तीनों दोस्त हैं, हम यहाँ पर रात बिता रहे हैं, तुम बैठो ना आग के पास, थोड़ा हम अपना सुख दुख बांट ले। तो बामन आग के पास बैठा और बोला, मुझे लग रहा है तुम बहुत अच्छा इंसान हो, तुम्हें मैं एक चीज़ देना चाहता हूँ, मैं दे के जानना चाहता हूँ तुमको। ये देखो, ये बांसुरी है, ये जो बांसुरी है इसको जहाँ तक तुम बजाओगे ना, चारों तरफ से लोग आकर भीड़ जमा लेंगे और
अपना सारा काम काज भूल कर नाचना शुरू कर देंगे। तुम जो बोलोगे वो लोग वही करेंगे। तो बांसुरी देकर वो बामन वहां से तो चला गया। अब सुबह हो चुका है। दोनों सैनिक मतलब बाकी जो दोस्त है वो तो सो रहे थे, उनका नींद खुल गया, वो लोग उठ पड़े, मतलब जाग गए, उठ पड़े नहीं, जाग जाग गए। तो फिर तीनों दोस्त आपस में अपने अपने बातों को साझा किया कि भाई ऐसा ऐसा आया था, एक बामन आए थे, वो मुझे मतलब किसी को चादर, किसी को थैला, किसी को बांसुरी दे के गए हैं। तो फिर वो तीनों दोस्त एक साथ मिलके फिर रास्ता चलने लग गए। तो ऐसे ही सारे खेत खलियान पार होते होते शाम के समय वो लोग एक शहर में आके पहुंचे। तो वो लोग आपस में बात करने लगे, यार ऐसे और कितना चले हैं, कितना चलते रहे, हम एक काम करते हैं, इसी शहर में कुछ दिन हम रह जाते हैं, है ना। तो सारे लोग सम्मति व्यक्त करते ही पहला सैनिक अपना चादर ओढ़कर वो बोले, हमारे लिए एक अच्छा वाला घर बना दो। जहां तक उसने बोला कि उसको एक अच्छा वाला घर चाहिए, तो पलक झपकते ही पता है क्या हुआ, उस मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा मकान हो गया। और लोग, लश्कर, दास दासी, गाड़ी घोड़ा, कितना कुछ, सामने फूलों के बगीचे और पीछे तालाब, सब कुछ हो गया पलक झपकते ही। तो दूसरे दिन तीनों दोस्त अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के गाड़ी में चढ़ के टहलने निकले। तो गाड़ी आके रुका राजमहल के सामने। राजा सोचे, अरे इतना अगर इनका ठाट बाट है भाई, तो जरूर ये लोग कोई राजा रजवाड़ों का कोई लड़का होगा ये तीनों। तो इनको आओ भगत अच्छे से करे। तो वो अच्छे से आओ भगत करवा के अपने राजसभा में उन लोगों को बिठाए। ये देखो, राजा है सिंहासन में के ऊपर बैठे और तीनों दोस्त राजसभा में खड़े हैं, है ना। तो राजा राजा की एक छोटी सी बड़ी सी पता नहीं, लेकिन राजा की एक कन्या थी। राजा सोचे, इन्हीं तीनों में से किसी एक के साथ मैं अपनी बेटी की विवाह करवा दूं। तो तीनों दोस्त राजसभा में आते जाते जाने लगे। राजकन्या के साथ उन लोगों की दोस्ती भी अच्छी खासी हो गई। एक दिन राजकन्या द्वितीय सैनिक को ये पूछी कि तुम्हारी उस थैले में क्या है। तो द्वितीय सैनिक सरल विश्वास से बोले, ये एक बहुत मजेदार थैला है, पता है, इसमें हाथ घुसाते ही हाथ भर धन रत्न मिलता है, मतलब पैसा मिलता है। तो राजकन्या बोले, ये तुम्हें कहाँ मिला। तो सैनिक राजकन्या को बोले, बामन का पूरा इतिहास बोल दी। राजकन्या को तो बहुत लोभ हुआ, बहुत लालच हो गई। तो वो ये मानी कि चलो इस थैले को तो हटाना ही, मतलब हताहत नहीं, हटाना मतलब ये बांग्ला में होता है, मतलब हथवा लेना, है ना। तो उसने सोचा कि जैसे भी हो ये तो मुझे लेना है। तो वो एकदम चुप्पी साध कर वैसे ही रंग का एक थैला बना के रख ली। फिर एक दिन द्वितीय सैनिक को निमंत्रण की और शरबत में नींद की दवाई मिला दी। द्वितीय सैनिक बिना शक के शरबत पी लिया और सो गया। राजकन्या उसी अवसर के लिए इंतजार कर रही थी। वो जो नकली थैला है ना, वो नकल थैले को द्वितीय सैनिक के जेब के अंदर डाल दी और असल वाला जो थैला है उसको वो हटा ली। द्वितीय सैनिक जब घर पे वापस आया और पैसा निकालने की कोशिश की, अरे वो देखा कि अरे भैया कहाँ है, मिल तो नहीं रहा है पैसा। तो वो बाकी दोनों दोस्तों को सब कुछ बोला। तो पहला सैनिक बोले, ठीक है, मैं अभी के अभी थैला लेके आता हूँ। तो पहला सैनिक चादर ओढ़कर चादर को बोले कि मुझे लेकर चलो राजकन्या के कक्ष में। तो पलक झपकते ही वो तो राजकन्या के जो कमरा है उसके सामने, कक्ष के सामने आ पड़ा।
राजकन्या तो तब थैला झाड़ कर उससे, मतलब झाड़ के नहीं बोलेंगे, थैला से जितने भी रुपए पैसे निकल रहे थे उसको पूरा अपने कमरे के चारों तरफ वो फैला रही थी। तो अचानक से पहले सैनिक को ऐसे उसके सामने देखते ही वो चमक उठी और कहने लगी, चिल्ला उठी, ये चोर चोर चोर। तो चारों तरफ से लोग सारे जहां तक दौड़ के आ गए। सैनिक पहला जो सैनिक है वो भूल ही गया कि उसके साथ चादर है। वो अगर चाहता है तो तभी के तभी वहां से वो अदृश्य हो सकता है। लेकिन वो डर के मारे करा क्या, वो खिड़की से फाद के बाहर चला गया और चादर जो है वो रह गया राजकन्या के जो कक्ष है उसके ही अंदर। तो चादर का जो गुण है वो तो राजकन्या जानती थी। तो चादर मिलते ही वो बहुत खुश हो गई और इस तरफ हाफते हफाते पहला सैनिक घर पे वापस आया। उसके मुंह से ये सारे व्याख्यान जहां तक सुना तो तृतीय जो सैनिक है वो कहने लगा, कोई डर नहीं, मैं अभी सब कुछ सही कर देता हूँ। तो वैसे ही वो अपना जो बांसुरी है वो बजाने लग गया। हजार हजार लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए और नाचना शुरू कर दिए। तो जैसे बामन बोले थे। तो सैनिक उन लोगों को, मतलब तृतीय जो सैनिक है वो, उन्होंने उन सारे लोगों को ये हुक्म दिया कि राजमहल को दखल कर लो और वो उसको हमला करके मतलब वहां से राजकन्या को पकड़ के लेके आओ। तो लोग सारे दौड़े राजबाड़ी के, मतलब राजबाड़ी यानी कि राजमहल के तरफ। और वहां पर सच्ची मुच्ची लड़ाई या जंग छिड़ गया। राजकन्या तो सब कुछ सुनी थी, वो उसको पता था, वो जानती थी कि बांसुरी के बारे में। तो वो चादर जो है ना, पहले सैनिक का जो चादर है उसको ओढ़ कर वो उस चादर को बोले कि मुझे लेके चलो सैनिक के कक्ष में। तो पलक झपकते ही राजकन्या सैनिक के कक्ष में आके पहुंचा। तो सैनिक जो है, तृतीय जो सैनिक थे वो तो तब कक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो तो तब युद्ध लड़ने गए थे। तो वो अपना बांसुरी उसी कमरे में रख के गया था। जाहिर सी बात है, कोई थोड़ी ना वैसे बांसुरी युद्ध में लेके जाएगा। मतलब उनको वैसे ही लगा था। तो वो दीवार पे टंगा हुआ था। राजकन्या उसको लेकर वो बांसुरी बजाने लग गए। राजकन्या के सामने तब सारे लोग आकर जमा हो गए। तो उन्होंने बोला, तुम सारे लोग चले जाओ। तो लड़ाई भी रुक गई। अब जो लोग आए थे वो तो अपने अपने घर चले गए। तो तीनों दोस्त तो अवाक, भाई हुआ क्या है। वो लोग घर पे आकर वापस आके देखे, ना है बांसुरी, और वो लोग तो इससे पहले ही थैला और चादर खो दिए थे। तो दुखी मन से ही वो तीनों उस मकान को छोड़कर फिर से रास्ते में आ गए, निकल पड़े रास्ते चलने के लिए। तो उस शहर को छोड़कर वो लोग एक जंगल में आ पड़े। उस जंगल के बीचों बीच एक जगह पे उन लोगों को दो रास्ते दिखे जो दो अलग अलग दिशा में गए थे। तो द्वितीय जो सैनिक है वो उसने कहा, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग दूसरी तरफ जाओ, है ना। तो द्वितीय सैनिक गए दाहिने तरफ, मतलब राइट हैंड साइड में, और प्रथम और तृतीय सैनिक गए बाएं हाथ में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के जो रास्ता है उस तरफ। तो द्वितीय सैनिक चलते चलते वन के बीचों बीच, जहां तक संध्या हो गई, मतलब शाम ढल गए, तो एक पेड़ के नीचे वो सो गया। तो जब भोर हुआ, आँख खुला, तो उठकर ही वो देखता क्या है, वो एक सेव के जंगल में खड़ा है, मतलब सोया पड़ा था। चारों तरफ लाल लाल सेब भरे पड़े हैं। सेब नहीं, सेव फल। तो लाल लाल सेव फल में भरा पड़ा है वो जंगल। वो देखते ही भैया उसको बहुत जोरों की भूख लग गई। तो उसको भूख लगा तो उसने क्या किया, पेड़ से कुछ सेब फल तोड़कर खाना शुरू कर दिए। जहाँ तक खाना शुरू कर दिए भैया, उसका जो नाक है ना, नाक में कैसे खुजली होना शुरू हुआ। तो वो थोड़ा नाक के ऊपर हाथ फैलाया,
थोड़ी देर में उसे समझ में आया, उसका जो नाक है ना वो बढ़ने लग गया है। और देखते ही देखते नाक, छाती और फिर छाती से भी आगे निकल पड़ा। फिर एकदम हाथी के सूंड जैसा बढ़ने लगा और धीरे धीरे और भी बढ़ता गया। फिर जंगल के पेड़ पौधों के बीच से वो आगे चलता रहा। कहाँ तक चला पता नहीं, लेकिन पहला और तृतीय सैनिक जंगल के अंदर से जब वो लोग चलने लगे, अचानक से वो लोग गिर पड़े। क्यों? क्योंकि मतलब कुछ तो था जिससे उन लोगों को ठोकर लगी और वो लोग गिर पड़े। तो वो लोग जब नीचे देखे तो देखा एक नरम कुछ पैर के साथ, मतलब जिसके साथ वो लोग धक्का खाए थे या ठोकर खाए थे, वो एक नरम सूंड है। तो अब ये सूंड किसका है या सूंड किसका है? तो भाई दोनों उसको एक्सपीडिशन में निकल पड़े, एडवेंचर में देखना है उन लोगों को है क्या ये चीज। तो वो लोग देखते 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 उसके जो उत्स है या स्रोत का उत्स मुख है, जहां तक पहुंचे तो पता चला भाई ये तो उनके ही द्वितीय जो दोस्त है उसका ही नाक है भाई। और नाक इतना भारी है कि भाई दोस्त उसका तो लेट गया है जंगल के अंदर। हाँ, तो जंगल से ही दोनों दोस्त, पहला और तीसरा दोस्त, एक गधा को पकड़ा। फिर वो जो नाक वाला जो दोस्त है उसके नाक को ना एकदम अच्छे से, जैसे हम लोग पाइप को, पानी के जो पाइप होता है, होस होता है, उसको जैसे हम गुटली बना लेते हैं पूरा ऐसे जकड़ के, वैसे उसका भी एक छोटा नहीं बड़ा सा ही था, लेकिन एक जगह पे उन्होंने वैसे ही एक गोला बना के समेट लिया और फिर उस गधे के पीठ के ऊपर उसको डाल दिए। लेकिन भाई उस नाक का इतना भार था, वो इतना भारी था कि वो बेचारा गधा भी ज्यादा दूर चल नहीं पाया। वो बीच रास्ते में ही बैठ गया। तो दोनों दोस्त तब उस दूसरे सैनिक को लेकर क्या किया जाए वो लोग समझ नहीं पाए। तो वन के अंदर ही एक पेड़ के नीचे बैठकर वो लोग सोचने लगे कि भाई अब क्या करें। इसी बीच वो जो एक लाल कपड़ा पहने वाला वो जो बामन था ना, वो फिर से आ गए और आकर पूछे, अरे क्या खबर है तुम लोगों का? तो दोनों दोस्त बोले, और क्या खबर बोलूं, बोलकर बामन को सब कुछ बोल दिए। अरे ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं अभी के अभी ठीक करवा देता हूँ, बोलकर बामन सामने की एक जो अमरूद का पेड़ था ना, उस पेड़ से एक अमरूद तोड़कर उसको लाके दिए जो द्वितीय जो दोस्त था, जिसका नाक बहुत अभी, चलो एकदम रोल बना के अभी गधे के ऊपर रखा गया था, वो उसको बोले कि तुम इसको खा लो पूरा का पूरा। तो द्वितीय सैनिक उस अमरूद को खा लिए। खाते खाते धीरे धीरे उसका नाक जो है ना फिर से वो छोटा होते होते अपने जो ओरिजिनल जो अपना जो जो आकार है, वो आकार में वो वापस आ गया। तो बामन बोले, तुम लोग इस सेवफल और ये जो अमरूद है, इनको देकर तुम्हारे जो शत्रु है उसको तुम सबक सिखा सकते हो। इस पेड़ के, देखो तुम्हारे पास तो ये सेव फल और ये अमरूद है, तो आ, उस पेड़ का जो सेव है खाते ही नाक बढ़ जाएगा, और जहां तक ये अमरूद खाएंगे तो जो भी खाएगा तो तुरंत उसका नाक भी छोटा हो जाएगा। तो ये सेब फल और ये जो अमरूद है इसको लेके जाओ और उस राजकन्या के पास लेके जाओ। तो बामन जैसे जैसे बोल दिया था वैसे ही वो तीनों दोस्त कुछ सेब फल और कुछ अमरूद लेकर
उस वन से निकल पड़े। द्वितीय सैनिक अब एक फल वाला बनकर वो जो सेब फल है बेचने आया राजा के राजसभा में। लाल लाल वो सारे सेब फल थे। जो देखे वही बोले, अरे कितने कितना उम्दा सेब फल है ना, चमत्कार है चमत्कार। तो वो फल वाला कहे, हम सुने हैं कि राजकन्या सेब फल बहुत पसंद करती हैं, तो ये सारे सबसे उम्दा सेब फल है, उनके लिए हम लाए हैं। तो राजा राजकन्या को बुलाए और राजकन्या सारे जो सेब फल है वो खरीद लिए और अपने कक्ष में बैठकर राजकन्या सेब फल खाने लग गए। और जहाँ तक खाए वहाँ तक उनका नाक में खुजली हुआ पहले, और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे। जितना वो सेब फल खाए उतना नाक लंबा होता जाए, और होते होते खिड़की से बाहर निकल पड़ा। फिर वो बगीचे में जा पड़ा, फिर वो बगीचे को भी पार करके कहाँ कहाँ चला गया भाई पता नहीं, लेकिन पूरे राज्य में तो भाई एकदम हाहाकार मच गया। और नाक के भार में राजकन्या तो उठकर बैठ भी ना पाए। राजा बोले, जो राजकन्या को ठीक कर पाएगा मैं उसको ₹1,00,000 पुरस्कार के तौर पे दे दूंगा। अच्छा ये देखो, ये राजकन्या अपने नाक को लेकर लेटी पड़ी है, और नाक जो है खिड़की से बाहर की तरफ कहाँ कहाँ चला गया है। अब सवाल है, इतना लंबा नाक है तो राजकन्या कितना कुछ सूंघ पा रही है, क्या पता, और कितने मच्छर काट रहे होंगे, हाय हाय। चलो आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय जो सैनिक है, जो पहले फल वाला बनकर राजकुमारी को या राजकन्या को सेब फल खिलाया था, वही अब वैद्य बनकर राजसभा में आ पहुंचा। और राजकन्या को देखकर उनको वो आधा अमरूद खाने के लिए दे दी। तो जहाँ तक वो आधा अमरूद खाया, राजकन्या का नाक आधा छोटा हो गया। दूसरे दिन वैद्य रूपी द्वितीय सैनिक फिर से आया। आज वो आधा सेब फल खाने के लिए दिया, और जहाँ तक खाए राजकन्या का नाक फिर से बढ़ गया। दूसरे दिन मतलब इसके बाद फिर से वैद्य आए और बोले, अरे ये क्या हो रहा है। वो फिर से आधा अमरूद खाने के लिए दिए, राजकन्या का नाक फिर से छोटा हो गया। फिर दूसरे दिन मतलब ऐसे ही करके एक दिन वो जाम फल या अमरूद, और एक दिन वो सेब फल यानी कि एप्पल खिलाने के लिए दे दिए। एक दिन नाक छोटा होए तो दूसरा दिन नाक फिर से बड़ा होए। तो वो वैद्य मतलब हमारे जो द्वितीय सैनिक है वो बोलने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है राजकन्या, ज़रूर आपके पास किसी का कोई चोरी किया हुआ सामान है। तो राजकन्या तब रोते रोते कहने लगी, हाँ मैंने चोरी किया है। तो वैद्य बोले, अरे चोरी का सामान आपके पास है, जिसका है उसको पहले वापस करवाओ। तो राजकन्या बोले, जिनका सामान है वो लोग तो देश छोड़ के चले गए, वो कहाँ मिलेंगे। तो वैद्य बोले, ठीक है आप मेरे पास उन सारे सामानों को गच्छित रख दीजिए, मतलब जमा कर दीजिए। राजकन्या तो तुरंत ही दासी को बोले, और जहाँ तक बोले वहाँ तक दासी वो थैला, चादर और बांसुरी लाकर वैद्य के हाथ में थमा दिए। वैद्य अब राजकन्या को पूरा एक अमरूद दे दिए और बोले, अब की बार लग तो रहा है कि ज़रूर आप ठीक हो जाओगे। तो राजकन्या जहाँ तक वो पूरा अमरूद को खा लिए, तो देखते ही देखते उनका नाक भी एकदम छोटा हो गया, मतलब जैसा था वैसा हो गया। राजा तो बहुत खुश हो गए और बोले, लो आप अपना ₹1,00,000 का मतलब ₹1,00,000 का जो पुरस्कार है उसको आप ग्रहण कर लीजिए। तो वैद्य बोले, महाराज मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो है ना, ये जो भी हुआ है राजकन्या के साथ वो उनकी चोरी करने की सज़ा थी। राजकन्या अगर सत्य भाव से मतलब सच्चाई के साथ अगर रहती हैं तो वही मेरे लिए पुरस्कार हो जाएगा।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैं वैद्य हूँ, वैद्य का काम सिर्फ किया है मैंने। तो वैद्य तो चले गए और फिर तीनों दोस्त फिर से खुशी खुशी अपना दिन बिताने लग गए। उनके पास तो किसी भी चीज़ की कोई अभाव थी नहीं भाई। वो लोग खाए पिए, सोते जागे, मस्ती करते, और जितने दीन दुखियारी हैं उनको बुला बुला के जितना कुछ हो सके वो लोग खिलाते रहते। पूरे देश भर में इन तीनों दोस्तों का जय जयकार बढ़ गया। और इसी के साथ मेरी कहानी भी खत्म हो गई। तो चोरी या चौर्य, चौर्य नहीं, चोरी, चोरी ऐसे ही बोलते हैं। चोरी विद्या बड़ी विद्या, लेकिन जब पकड़ में आए, रोते रोते सागर भर जाए, दंड इसकी बहुत बड़ी होकर आए। तो दोस्तों, इसी के साथ, इसी नीति वाक्य के साथ हम आज की कहानी यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर बोलूँगी, हाँ, चोरी या कोई भी असत कर्म कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम सीखें, हमारी जो चीज़ बहुत ही हमारे लिए अजीज़ है उसको थोड़ा सा संभाल के भी रखना चाहिए, है ना। ये जो तीनों दोस्त हैं, ये बेकार में देखो इतना कुछ इन लोगों को तामझाम सहना पड़ा, मतलब उनका उनके साथ अन्याय तो हुआ ना। तो चलो, तो आज के लिए इतना ही। सारे लोग खुश रहना। टाटा।